एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि सारे ही डिसाइपल्स और सारे ही मास्टर्स वो बाय ही एकेडमी में जमा होते हैं, जहाँ पर वो सब लोग अपना आगे का प्लान बनाने वाले थे। वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को उन स्पिरिट्स को मारने के बजाय उनके स्पिरिट चीफ को मारना होगा, जिसके जरिए ये सारे के सारे डीमंस कंट्रोल हो रहे हैं। और स्पिरिट चीफ इस वक्त लुओफेंग सिटी के अंदर मौजूद है और बाकी के सारे डीमंस इस वक्त हमारे पास आ रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को दो टीमें बनानी होंगी, एक टीम जो कि स्पिरिट चीफ को मारने के लिए जाएगी और एक टीम जो कि यहीं पर रहकर बाय ही पास को प्रोटेक्ट करेगी। तो डायरेक्टर लिन कहता है कि मेरा डिसाइपल डिंग शाओ वो इस काम के लिए लुफेंग सिटी जा सकता है, वो आराम से स्पिरिट चीफ को कंट्रोल कर सकता है। मगर यहाँ पर मास्टर जेंग टियान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये मौका इतनी आसानी से हाथ से जाने दूंगा? तुम्हारे डिसाइपल्स के साथ मेरे डिसाइपल भी जाएंगे। तुम्हें लगता है हमारी लिंगबू एकेडमी वो कुछ भी नहीं कर सकती? उन दोनों के बीच में काफी बहस होती है, जिसकी वजह से मास्टर लिन को काफी गुस्सा आता है, मगर वो फिर भी कंट्रोल कर लेता है। और वहां मौजूद बाय ही एकेडमी का डीन उन लोगों से कहता है कि तुम लोग 5 लोगों की एक टीम को भेज दो ताकि वो लोग स्पिरिट चीफ का मुकाबला करने के लिए वहां पर चले जाएं। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि 5 लोगों की टीम वहां पर भेजी जाती है, जिसमें 4 डिसाइपल तो लिंगबू एकेडमी के होते हैं और डिंग शाओ अकेला ही अपनी एकेडमी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मगर असल में वो अपनी सिस्टर को बचाने के लिए जा रहा था। उसके हाथ में एक कंपास होता है जिसके जरिए वो सही डायरेक्शन का पता लगा सकता है, मगर बाकी लोग उसे इग्नोर करके आगे चले जाते हैं और डिंग शाओ उन्हें मना करता है, मगर वो लोग उसकी बात नहीं मानते, जिसकी वजह से वहां पर अचानक से एक फॉग आ जाती है, जिससे वहां मौजूद लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता। और शाओ रेन जो कि काफी ज्यादा अकड़ू होता है, वो जब एक पॉइंट पे आता है तो वो देखता है कि वो बिल्कुल अकेला रह गया है और बाकी लोग पता नहीं कहाँ चले गए हैं। वो अपने दोस्तों को आवाज देता है तो कोई भी शख्स वहां पे मौजूद नहीं होता। अचानक से एक लड़की वो एक डीमन की वजह से खींचकर दूर चली जाती है और यहाँ पर शाओ रेन को पता चलता है कि उसके दोस्तों पर डीमंस ने हमला कर दिया है। वो उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर वो फॉग इतनी ज्यादा थिक होती है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। मगर जब वो अपने दोस्तों का पीछा करते हुए जाता है तो उसे दिखाई देता है कि अचानक एक डीमन एक लड़की की आवाज से उसे पुकार रहा है। वो उसके पीछे जाता है तो वो डीमन अपनी जबान से उसके पैर को पकड़कर उसे खींचता है। तो उसके बाकी दोस्त ये देखते हैं तो वो शाओ रेन को बचाने के लिए फौरन से उसका सहारा लेकर उसे पकड़कर खींचते हैं, मगर पानी में मौजूद वो स्पिरिट डीमन उसे नहीं छोड़ता। ये देखते ही शाओ रेन अपनी सोड निकालने लगता है, मगर डिंग शाओ उसे मना करता है कि ऐसा मत करना, पर वो उसकी बात कहाँ मानने वाला था। वो फौरन से अपनी सोड निकालता है और उस बड़ी लंबी सी जबान को काट देता है, जिसकी वजह से ब्लैक ब्लड उसके हाथों पे लग जाता है, जिससे उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मगर डिंग शाओ उन लोगों को मना करता है कि उस डीमन को मत मारो, मगर वो लोग कहते हैं कि इसे तो हम नहीं छोड़ेंगे। वो फौरन से अपने बुल डीमन को समन करता है। वो बुल डीमन जैसे ही पानी के अंदर जाता है तो वो फौरन से पानी के अंदर मौजूद उस फ्रॉग स्पिरिट डीमन को वहां से बाहर उछाल फेंकता है। ये देखने के साथ ही वो लोग उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो अचानक से शाओ रेन को कुछ अजीब सा फील होता है और वो वहीं पर ही गिरकर बेहोश हो जाता है, जिस पर वो सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि इसे क्या हुआ है। मगर बाकी लोग कहते हैं पहले जरा इस फ्रॉग को निपटा लेते हैं, उसके बाद इसे भी देखेंगे। डिंग शाओ ने मना करता है कि उस फ्रॉग डीमन का ब्लड पॉइजनस है, इसलिए उससे दूर रहो, मगर वो लोग उसकी बात को इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि ये हमें बेकार रहा है। ये कहने के साथ वो लोग जाते ही अपनी सोट से उस फ्रॉग डीमन की बॉडी पर एक के बाद एक वार करते हैं, जिससे उसका ब्लड निकलता है और वो ब्लड उन लोगों के चेहरे पर आकर लगता है और कुछ ही देर में वो ब्लड अपना असर दिखाता है तो वो लोग भी वहीं पर ही बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। मगर डिंग शाओ वो उन लोगों को बचाने के बजाय सबसे पहले उस फ्रॉग डीमन का काम तमाम करना चाहता था ताकि पहले उनसे जान छुड़ाई जाए। मगर अचानक से वो फ्रॉग डीमन उस पर अपने एक इल्यूजन का अटैक कर देता है, जिससे डिंग शाओ को बहुत ही ज्यादा अजीब सा फील होता है, क्योंकि वो अपने इल्यूजनल वर्ल्ड के अंदर एक लड़की के साथ होता है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मिस बायशी होती है। वो उसकी बॉडी को टच करते हुए कह रही होती है कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। डिंग शाओ बिल्कुल हैरान हो चुका होता है कि उसके साथ ही क्या हो रहा है। वो लड़की उससे लिपटती जा रही होती है और वो उसके ऊपर आकर कहती है कि
कि क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे, मगर इतने में डिंग शाओ वो अपने आप को संभाल लेता है और कहता है कि तुमने जो करना था कर लिया। इतना कहने के साथ वो अपने उसी बड़े से पंजे के साथ उस डीमन को पकड़कर वहां से दूर उछाल फेंकता है और ये देखते ही वो डीमन फिर फौरन से पानी के अंदर कूद जाता है। मगर डिंग शाओ उसे पकड़ने के लिए गोल्डन चेन्स का इस्तेमाल करता है जो कि पानी के अंदर बहुत ही तेजी से जाती हैं और उस फ्रॉग डीमन को पकड़कर वापस से बाहर ले आती हैं। और इतने में डिंग शाओ अपनी वो जायंट सनड्रिंग एक्स उसके सर पर दे मारता है, जिससे वो फ्रॉग डीमन तो वहीं पर ही पूरी तरह से ढेर हो जाता है। मगर डिंग शाओ उसे इतनी आसानी से छोड़ता नहीं, वो उसकी पूरी की पूरी बॉडी को ही एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी बॉडी में मौजूद वो स्पिरिट डीमन काफी खुश होता है और कहता है कि इसका टेस्ट काफी अच्छा था, पर मुझे अभी भी और भी ज्यादा भूख लगी है। अचानक से उसके पास बाइशी का एक मैसेज आता है। बाइशी उसे कहती है कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तो डिंग शाओ को अचानक से सब मेमोरीज याद आती हैं, मगर वो उसे उन मेमोरीज के बारे में नहीं बताता और कहता है कि मैं लूफेंग सिटी की तरफ जा रहा हूँ और रास्ते में कुछ डीमंस मिले थे। अभी तक मुझे लिंगर का कोई पता नहीं चला है, इसीलिए मैं अब और डीप में जा रहा हूँ। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि शाओ रेन वो अभी भी बिल्कुल ठीक होता है। डिंग शाओ ने उसकी बॉडी पर एक तलिस्मान लगा दिया था, जिसकी वजह से एविल स्पिरिट उसकी बॉडी पर अब अटैक नहीं कर सकती थी। और अगले सीन में हमें दोबारा से डिंग शाओ को दिखाया जाता है। वो एक टाउन में आता है जहाँ पर उसे एक स्कॉर्पियन डीमन दिखाई देता है। उसे देखने के बाद उसके बॉडी में मौजूद स्पिरिट डीमन कहता है मुझे काफी भूख लगी है। और दूसरी तरफ वो एविल स्पिरिट तो डिंग शाओ को ही अपना खाना समझकर उसे खाने के लिए आने लगती है। मगर फिर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हम लोग दोबारा से शाओ रेन को देखते हैं, जो कि काफी बुरी हालत में होता है और उसी एकेडमी में वापस आ जाता है जहाँ से वो निकला था। उसकी यह हालत देखकर सारे ही मास्टर्स फौरन से नीचे आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। तो वो उन लोगों को बताता है कि हम लोगों पर एविल स्पिरिट्स ने हमला किया था, मगर सिर्फ मैं ही अकेला जिंदा बचा हूँ और बाकी डिसाइपल्स मारे गए हैं और शाओ रे और डिंग शाओ सिर्फ वो अकेला ही है जो कि इस मिशन को कंटिन्यू कर रहा है। ये सुनते ही उस मास्टर को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये डिंग शाओ अभी भी यहाँ पे जिंदा है। और वो लोग कहते हैं कि जरूर डिंग शाओ ने ही तुम्हारी बॉडी पर ये स्पेल लगाया होगा ताकि तुम्हारी बॉडी को कोई विल स्पिरिट टच भी ना कर सके। ये देखकर शाओ रेन गुस्से में भड़क जाता है। उसे याद आता है कि डिंग शाओ ने उसे बचाने के लिए ये पेपर स्पेल यूज किया था। ये बात शाओ रेन को हजम नहीं होती कि डिंग शाओ उसकी हेल्प करे, इसीलिए वो गुस्से में बिल्कुल पागल सा हो जाता है और फौरन से आउट ऑफ कंट्रोल होकर उस पेपर स्पेल को पूरी तरह से जला देता है और खुद एक डीमन में कन्वर्ट होने लगता है। ये देखते ही वहाँ मौजूद मिस लिंगलोंग कहती है कि इससे पहले कि ये एक डीमन बन जाए हमें इसे मारना होगा। देखते ही देखते यहाँ पर शाओ रेन वो एक बुल डीमन बनने लगता है, जिसके बाद बाकी मास्टर्स हमला करते इससे पहले ही मास्टर जेंग टियान उस पर हमला करते ही उसे उड़ाकर दूर फेंक देता है और फिर ना चाहते हुए भी उसे अपने ही डिसाइपल को अपने ही हाथों से मारना पड़ता है। और वो बाकी लोगों से कहता है ये मेरा डिसाइपल है ना, इसे मारने का हक सिर्फ मेरा है। पर अचानक से वहाँ पे मौजूद ऊपर एक डिसाइपल चिल्लाते हुए कहता है कि डीमंस वो इसी तरफ आ रहे हैं। जब वहाँ पे मौजूद डीन वो इतने सारे स्पिरिट डीमंस को देखता है तो वो बिल्कुल घबरा सा जाता है और कहता है कि ये सारे के सारे स्पिरिट डीमंस तो हमारे ही एकेडमी के डिसाइपल्स हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मिस बाइशी के फादर को। वो एक जगह बैठा हुआ होता है और जैसे ही बाइशी आती है तो उसका फादर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें गए हुए इतना लंबा टाइम हो गया था, मैं तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद होने लगा था। मगर बाइशी कहती है आपने मदर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया कि वो कहाँ पर है। तो उसका फादर कहता है तुम ये बात क्यों पूछ रही हो, जिस पर मिस बाइशी कहती है मुझे वो मिल गई है। ये सुनकर उसका फादर बिल्कुल हैरान हो जाता है। मिस बाइशी उसे बताती है कि वो एक एविल स्पिरिट डीमन बन चुकी थी और एविल सप्रेशन टावर के अंदर मौजूद थी। बाइशी की बातें सुनने के बाद उसके फादर को बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है और वो कहता है कि तुम्हारी मदर को उन एविल स्पिरिट्स की वजह से इतना ज्यादा टॉर्चर बर्दाश्त करना पड़ा। मगर मिस बाइशी उसे एक पेपर स्पेल देती है और कहती है कि जहां हम लोगों ने मदर की सोल को प्योरीफाई किया था वहां पर हमें ये पेपर स्पेल मिला था। वो स्पेल देखते ही वो बंदा पहचान जाता है कि ये पेपर स्पेल है। वो बाइशी को बताता है कि ये ब्लैक वाटर पेपर स्पेल तो असल में लूफेंग सिटी के पुराने ओनर के पास हुआ करते थे, मगर जब उसे गुइबू डिवीजन ने सरप्राइज किया था तो उसके बाद से उन लोगों ने सारे के सारे पेपर स्पेल्स को जला दिया था।
उसके बाद भला ये पेपर स्पेल किसके पास आए। वो अपनी बेटी से कहता है कि तुम अब बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, मुझे अब फौरन से जाकर अपने सेक्ट को इन्फॉर्म करना होगा कि इन लोगों को जो भी शख्स एविल स्पिरिट्स में कन्वर्ट कर रहा है वो शख्स हम लोगों में से ही कोई एक है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डिंग शाओ ने उस स्कॉर्पियन डीमन को मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी होती है, जिसके बाद वो उसके पास जाता है और उसके मुंह को पकड़कर जैसे उसे एब्जॉर्ब करना शुरू करता है तो वो लड़की हैरान हो जाती है कि एविल स्पिरिट्स को कैसे एब्जॉर्ब कर सकते हो। मगर डिंग शाओ के लिए तो वो चीजें खाना थी। वो फौरन से उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जिसके बाद डिंग शाओ की बॉडी में मौजूद वो डीमन वो स्पिरिट बीस्ट कहता है कि ये खाना इतना अच्छा नहीं था, मेरा पेट अभी भी नहीं भरा है, यहाँ पे और भी बहुत सारे डीमंस होंगे, मैं उन्हें फील कर पा रहा हूँ। इतने में वो कहता है कि लिंगर यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए, जरूर उन लोगों ने लिंगर को भी स्पिरिट डीमन में कन्वर्ट कर दिया होगा। अचानक वो थोड़ी देर आगे जाता है तो उसे दिखाई देता है कि वहाँ पर एक और डीमन खड़ा है। उसे देखते ही डिंग शाओ पहचान जाता है कि इससे मुझे लिंगर वाली फीलिंग्स आ रही है। जब वो डीमन पलट कर देखता है तो डिंग शाओ पहचान जाता है कि ये तो लिंगर है, मगर वो एक इविल स्पिरिट में कन्वर्ट हो गई है और वो एक मोनार्च लेवल के स्पिरिट डीमन के लेवल पर आ गई है, यानी कि वो एक सेकंड लेवल बीस्ट बन गई है। डिंग शाओ उसे बचाने के लिए जैसे आगे बढ़ता है तो वहां पर एक और डीमन आ जाता है जो कि डिंग शाओ को उस लड़की के करीब नहीं जाने देता और कहता है कि बच्चे उससे मिलने से पहले जरा मुझसे तो टाइम पास कर लो, मुझे तुमसे खेलना भी है। इतना कहते ही वो स्पिरिट डीमन डिंग शाओ को मारने की कोशिश करता है, पर डिंग शाओ उसे एक जोरदार स्पिरिट डीमन फिस्ट के साथ नीचे गिरा देता है। ये देखते ही वो स्पिरिट डीमन फौरन से डिंग शाओ को पीछे पड़ जाता है और उसे मारने के लिए अपना पूरा जोर लगाता है, मगर डिंग शाओ उसे रोकने के लिए अर्थ बाइंडिंग चेन्स का इस्तेमाल करके उसे पूरी तरह से जकड़ लेता है, मगर उसका भी कोई खास फायदा नहीं होता। वो डीमन उन चेन से अपने आप को छुड़ा लेता है और दोबारा से उसके पीछे पड़ जाता है। इतने में हमें दिखाया जाता है डिंग शाओ वो अपनी मल्टीपल सोर्ड टेक्निक को यूज करता है, जिसके जरिए वो उस जायंट डीमन को मारने की कोशिश करता है, मगर उस डीमन का शेल इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो गोल गोल घूमते हुए सारी की सारी सोर्ड्स को आराम से ब्लॉक कर लेता है। और डिंग शाओ समझ जाता है कि उसकी स्किन काफी ज्यादा मोटी है, इसीलिए उसे मारना इतना आसान नहीं होगा। जिसके बाद वो फौरन से डिंग शाओ के ऊपर झपट पड़ता है और उसे अपने मुंह में दबोच कर फौरन से नीचे ले जाकर बहुत ही तेजी से घसीटना शुरू करता है। तो इतने में डिंग शाओ की बॉडी में मौजूद बीस्ट उससे कहता है कि लगता है तुम खुद कुछ नहीं कर सकते, मुझे ही तुम्हारी हेल्प करनी पड़ेगी। ये कहते ही वो बीस्ट अपना जायंट सा हैंड बाहर निकालता है और उस बड़े से बीस्ट को पकड़कर हवा में ऊपर उछाल देता है। ये देखकर डिंग शाओ भी वहां से पीछे हट जाता है, क्योंकि जिस जगह वो बीस्ट गिरने वाला था वहां पर डिंग शाओ खुद खड़ा हुआ था। मगर उस बीस्ट के गिरने के बाद वो स्पिरिट डीमन कहता है कि चलो मैं फौरन से इसे खाने को तैयार हूँ, इसे जल्दी से सप्रेस करना शुरू करो। डिंग शाओ अपनी सोड निकालकर उस डीमन को मारते हुए उसे सप्रेस करने की कोशिश करता है, मगर वो डीमन फौरन से होश में आ जाता है और अपनी टेल से डिंग शाओ पर इतना जोरदार वार करता है कि डिंग शाओ दूर एक घर से जा टकराता है। ये देखने के बाद उसकी बॉडी में मौजूद स्पिरिट कहता है कि बच्चे तुम बिल्कुल बेकार हो, मुझे नहीं लगता अगर दूसरी बार ऐसा अटैक हुआ तो तुम उसे बर्दाश्त कर पाओगे, बेहतर यही है कि तुम मुझे उससे डील करने दो। मगर डिंग शाओ कहता है कि नहीं, मैं समझ गया हूँ मुझे क्या करना है। और यहाँ पर वो स्पिरिट डीमन आते हुए कहता है कि बच्चे तुमने गलत हरकत की है, तुम्हें अब मरना होगा। और यहाँ पर डिंग शाओ की बॉडी के अंदर मौजूद स्पिरिट डीमन कह रहा होता है अगर तुम इसे खुद हैंडल कर सकते हो तो कर लो, वरना मैं अब तुम्हारी हेल्प करने वाला नहीं हूँ। और जैसे ही वो डीमन उस पर दोबारा से झपटने वाला होता है तो इस मर्तबा डिंग शाओ वो अर्थ बेंडिंग टेक्निक को यूज करने के लिए अर्थ स्टोन्स का इस्तेमाल करता है, जिसके जरिए वो उस जायंट डीमन के दोनों तरफ से बड़े बड़े अर्थ स्टोन्स को बाहर निकाल के उसे लॉक कर देता है। मगर वो डीमन उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देता और अपनी टेल के साथ उसे बहुत ही जोर से हिट करता है, जिससे डिंग शाओ वहां से काफी दूर जा गिरता है। और उसके अंदर से फिर उसी स्पिरिट बीस्ट की आवाज आती है। वो कहता है कि डिंग शाओ अगर तुम इसे हैंडल नहीं कर सकते तो मुझे करने दो। तो डिंग शाओ कहता है मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि मुझे अपनी सिस्टर को जल्द से जल्द रिकवर करना है। ये कहने के बाद वो दोबारा से वहां से भागता है और फिर से किसी मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है, पर इतने में अचानक वहां पर एक और बर्ड आ जाता है जो कि असल में डायरेक्टर लिन ने उसके पास भेजा था। डायरेक्टर लिन उससे कहता है कि बाईपास पर डीमंस ने हमला कर दिया है और इस वक्त यहाँ पर पूरी तरह से तबाही हो चुकी है, इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर
बेहतर यही है कि लिंगर को ढूंढो और कहीं किसी सेफ जगह चले जाओ, यहाँ वापस आने की कोई जरूरत नहीं। और यहाँ पर बाईपास में हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों के सामने तो पूरी की पूरी डीमंस की आर्मी होती है और वहाँ मौजूद एक वॉरियर जो कि डिमोनिक एनर्जी की वजह से इन्फेक्ट हो गया था, वो ये देखकर परेशान हो गया था कि वो भी बहुत जल्द एक डीमन बनने वाला है। तो वो फौरन से अपनी सोड के साथ अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है, मगर डायरेक्टर लिन उसे रोक लेता है और मिस लिंगलोंग से कहता है कि आप इसे हील कीजिए। ये कहने के बाद मिस लिंगलोंग वो अपनी एनर्जी के जरिए उसे बहुत ही आराम से हील करते हुए उसकी एनर्जी को सप्रेस करती है, तो वो वॉरियर वहीं पर ही बेहोश होकर गिर पड़ता है। और फिर मिस लिंगलोंग डायरेक्टर लिन से कहती है कि हमारे बहुत सारे डिसाइपल्स मारे जा चुके हैं, इसलिए अब इस लड़ाई में हम लोग काफी पीछे हो गए हैं। इस लड़ाई से अब हमारा कंट्रोल खत्म होता जा रहा है। तो डायरेक्टर लिन कहता है अगर हम लोगों ने डीमंस को रास्ता दे दिया और यहाँ से हट गए तो ये सारे ही डीमंस सीधा नानलिंड सिटी पर टूट पड़ेंगे और वहाँ पर हर तरफ तबाही मचा देंगे और वो तबाही हम लोग शायद कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे डीमंस आ रहे होते हैं, तो उनके साथ साथ एक बहुत ही बड़ा डीमन भी होता है जिसका साइज काफी बड़ा होता है और वो बाकी के मुकाबले में काफी ज्यादा ताकतवर होता है। और उसके साथ साथ वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स भी होते हैं जो कि असल में एविल स्पिरिट्स के कंट्रोल में आ चुके होते हैं। ये देखकर वहाँ मौजूद लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं, मगर डायरेक्टर लिन कहता है कि अब पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब हम लोग या तो इन्हें मारेंगे या फिर खुद मर जाएंगे। हमारे पास अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये सुनने के बाद वहाँ पे मौजूद सारे के सारे लोग फिर से एनर्जी से भर जाते हैं और उनके सामने मौजूद डीमन वो भी काफी ज्यादा जोश में आ जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे फिर एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो वो एविल स्पिरिट वाले वॉरियर्स आगे बढ़ते हैं और अपने ही साथियों के साथ जाकर फाइट करते हैं, जिससे वो लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। इस तरह आपस में लड़ने की वजह से गुइबो डिवीजन का ही अपना ही नुकसान हो रहा था। और यहाँ पे हमें दोबारा से डिंगशाओ को दिखाया जाता है, वो उस बर्ड के जरिए अपने मास्टर से बात कर रहा होता है। तो डायरेक्टर लिन कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हें मुझे सौंप दिया था ताकि मैं तुम लोगों का ख्याल रख सकूं, पर लगता है कि शायद मैं इस काम में फेल हो गया हूँ। मगर बदकिस्मती से इस वक्त मेरे पास टाइम बिल्कुल थोड़ा है और मैं तुम्हें सच्चाई के बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकता। बस मैं तुम्हें इतना कहना चाहूंगा कि ज़ेन ट्यानजिंग वो अपनी टीम को लेकर एविल स्पिरिट चीफ को ढूंढने के लिए निकला हुआ है, इसीलिए तुम्हारे लिए एक और मुसीबत भी खड़ी हो सकती है। बेहतर यही है कि ज़ेन ट्यानजिंग से भी अपने आप को बचाओ और उस एविल स्पिरिट से भी बचाओ और यहाँ से निकल जाओ। मगर डिंगशो देखता है कि वो एविल स्पिरिट चीफ तो उसके बिल्कुल सामने मौजूद है, जिसके बाद वो डायरेक्टर लिन से कहता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, जहाँ तक बात उस एविल स्पिरिट चीफ की है उसे मैं खुद हैंडल कर लूंगा। इतना कहने के बाद वो फौरन से लाइटनिंग स्पेल इस्तेमाल करते ही बहुत ही तेजी से उस डीमन के सामने जा पहुंचता है और अपने उसी जायंट सनड्रिंग एक्स के साथ उस पर जैसे ही हमला करता है तो वो अटैक सीधा उसके सिर पे जा लगता है। मगर उस अटैक की वजह से वो डीमन हल्का सा ही इंजर्ड होता है, पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और वो डीमन हंसते हुए उससे कहता है कि बच्चे, तुम्हारा आज आखिरी दिन आ चुका है, क्योंकि तुम मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, तुम कितनी देर लड़ोगे। और डिंगशाओ देखता है जिस जगह उसने हमला किया था उस जगह तो स्किन बहुत ही ज्यादा टफ है और काफी मोटी स्किन है। अगर वो एक ही स्पॉट पर बार बार हमला करता रहे तब जाकर शायद वो उस स्किन को काट पाएगा। मगर इतने में वो स्पिरिट चीफ डीमन तो उस पर टूट पड़ता है और उसे खाने के लिए अपना मुंह खोलकर उस पर झपटता जा रहा होता है, पर वो बार बार अपने आप को उस डीमन से मुश्किल से बचा पा रहा होता है। इतने में अचानक वो डीमन उसके ऊपर ब्लैक लिक्विड पॉइजन थ्रो करता है, तो वो पॉइजन काफी खतरनाक होता है। ये देखते ही डिंगशाओ फौरन से अपने सामने एक पावरफुल शील्ड बनाकर अपने आप को उससे बचाने की कोशिश करता है, मगर उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो लिक्विड इतना खतरनाक होता है कि उस शील्ड को भी तोड़ देता है, जिससे डिंगशाओ भी थोड़ा सा हर्ट होता है। और डिंगशाओ के अंदर से फिर से उस स्पिरिट बीस्ट की आवाज आती है। वो कहता है कि तुम तो एक नंबर के डरपोक हो, मैं तो इस तरह के न जाने कितने लिक्विड्स को ऐसे ही पी जाऊं। तो डिंगशाओ कहता है अच्छा, तो तुम मुझे जानबूझकर उकसा रहे हो। तो वो स्पिरिट कहता है कि बेफिक्र हो जाओ, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मगर इतने में वो सामने मौजूद इलेक्ट्रिक ईल उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा लिक्विड पॉइजन थ्रो कर देती है, जिससे डिंगशाओ की पूरी बॉडी ही उस पॉइजन से कवर हो जाती है और वो बिल्कुल बेहाल होकर वहीं पर ही गिर पड़ता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो वहीं पर ही खत्म हो चुका है और उसमें जरा भी जान नहीं होगी। और यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक
एल हंसते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि चलो अब मेरे मुंह में आ जाओ। ये कहने के साथ वो जैसे अपना मुंह खोलता है तो अचानक से डिंगशो अपनी आंख खोलता है और वो फौरन से एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन के जरिए उसके मुंह पर हमला करता है। तो बहुत सारी स्वॉर्ड्स उसके जबान पर जाकर अटैक करती हैं, जिससे उस इलेक्ट्रिक ईल को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है। और डिंगशो की बॉडी में मौजूद वो ब्लैक पॉइजन उसके अंदर मौजूद उस स्पिरिट डीमन ने एब्जॉर्ब कर लिया था। और डिंगशो को भी ये बात पता चल जाती है कि उस डीमन को अगर ऊपर से नहीं मारा जा सकता तो इसे अंदर से मारा जा सकता है। मगर वो इलेक्ट्रिक डीमन उससे कहता है कि शाबाश बच्चे, तुमने मेरे वेनम इम्यून पर हमला किया है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहने के बाद अचानक वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग एनर्जी जनरेट करता है, जिससे डिंगशो को बहुत ही जोर का झटका लगता है और वो दोबारा से उस इलेक्ट्रिक डीमन को आते हुए देखता है। तो डिंगशो फौरन से अपने स्पिरिट बीस्ट को समन करने की कोशिश करता है, मगर इससे पहले ही वो इलेक्ट्रिक डीमन उस पर हमला करता है, जिसकी वजह से डिंगशो वहां से वापस पीछे जा गिरता है। और डिंगशो के अंदर मौजूद वो छोटा सा डीमन कहता है कि अगर तुम इसे हैंडल नहीं कर सकते तो फिर मुझे हैंडल करने दो। पर डिंगशो उससे कहता है अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अभी भी अपना बेस्ट ट्राई नहीं कर रहा। इतना कहने के बाद वो देखता है कि वो इलेक्ट्रिक डीमन जैसे उसे मारने वाला है, तो डिंगशो वेट लिफ्टिंग स्पेल यूज करता है, जिसके बाद वो फौरन से अपनी वो जायंट एक्स बाहर निकालता है और उसके जरिए जैसे उस डीमन पे वार करता है तो इस मर्तबा उस अटैक का इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है, क्योंकि वेट लिफ्टिंग स्पेल की वजह से जायंट एक्स का वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मगर डिंगशो वो उसे अभी भी बहुत ही आराम से कंट्रोल कर रहा था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसी बड़ी कुल्हाड़ी के साथ दोबारा से उसके सिर पे वार करता है। तो इस मर्तबा वो उसके सिर को काटने में कामयाब हो जाता है। उसने एक ही जगह पर बार बार वार करके उस स्किन को काट दिया था, जिसके बाद वो डीमन फिर से उसके पीछे पड़ता है और उसे खाने की कोशिश करता है। मगर यहाँ पर डिंगशो भागते हुए कहता है कि एक और मर्तबा एक सनरिंग अटैक करूंगा तो शायद इसका काम तमाम हो जाएगा। इतना कहने के बाद वो डीमन जैसे उसके करीब आता है तो डिंगशो अपने उसी एक्स सनरिंग अटैक के साथ फिर से उसके सिर पे बहुत ही जोर से हिट करता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो डीमन उस एक्स को हटाकर फौरन से अपने सिर से एक पावरफुल सिंग बाहर निकाल लेता है और उससे इतनी ज्यादा लाइटनिंग एनर्जी जनरेट करता है कि वो लाइटनिंग सीधा डिंगशो को हर्ट करती है, जिससे उसे बहुत जोर के झटके भी लगते हैं। और वो इलेक्ट्रिक डीमन अपनी बॉडी से इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कर रहा था कि अब डिंगशो का उसके करीब तक जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। उल्टा वो उन इलेक्ट्रिक अटैक्स की वजह से सीधा पानी में आकर गिरता है। ये देखने के बाद वो इलेक्ट्रिक डीमन कहता है कि बच्चे, तुम बहुत ही बुरी तरह फंस गए हो, क्योंकि पानी ये मेरा डोमेन है, पानी के अंदर कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कहने के बाद वो फौरन से पानी में कूदता है और डिंगशो को पानी के अंदर सीधा मुंह में निगल लेता है। मगर हम देखते हैं कि डिंगशो वो अभी भी उसकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है और बिल्कुल सही सलामत था, मगर उसकी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो चुकी थी, इसलिए वो अब कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अपनी बॉडी में मौजूद स्पिरिट डीमन से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। इतने में उसके हाथ में उसे एक स्पेल भी दिखाई देता है, जो कि असल में ब्लड थंडर तिलिस्मान होता है। डायरेक्टर लिन ने उससे कहा था कि ये तिलिस्मान तभी यूज करना जब तुम्हें ऐसा फील हो कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। इसे एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें अपने ब्लड को यूज करना पड़ेगा। ये याद आने के बाद डिंगशो कहता है कि मास्टर ने कहा था कि इस तिलिस्मान की पावर मैक्सिमम लेवल तक तभी जा सकती है जब इसे पानी के अंदर यूज किया जाए। उम्मीद है कि ये तिलिस्मान इस डीमन को मारने के लिए काफी होगा। इतना कहने के साथ वो अपना ब्लड अपनी फिंगर के जरिए उसके ऊपर लगाता है तो वो स्पेल फौरन से एक्टिवेट हो जाता है। और डिंगशो खड़ा होकर कहता है कि थंडर ऑफ गॉड, प्लीज मेरे इस कॉल का आंसर दीजिए। मैं चाहता हूँ आप अपनी थंडर लाइटनिंग के जरिए इस डीमन को हिट कीजिए। ये कहने के साथ वो उस स्पेल को जैसे ही एक्टिवेट करता है तो हम देखते हैं आसमान पर बहुत ही ज्यादा क्लाउड्स आ जाते हैं। वो क्लाउड्स पूरे के पूरे रेड कलर के होते हैं और जैसे ही उन क्लाउड से एनर्जी नीचे आती है तो वो थंडर एनर्जी इतनी खतरनाक होती है कि सीधा जाकर उस इलेक्ट्रिक ईल को हिट करती है, जिससे उस इलेक्ट्रिक ईल को तो बहुत ही जोर के झटके लगते हैं, मगर साथ में डिंगशो को भी उससे बहुत ही बुरी तरह से इलेक्ट्रिक झटके लग रहे होते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा बुरी हालत में आ जाता है। और अच्छी बात यह थी कि उस इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से उस डीमन ने डिंगशो को अपने मुंह से बाहर उगल दिया था। पर उस डीमन में अब भी थोड़ी बहुत एनर्जी बाकी होती है, जिसकी वजह से वो डिंगशो को दोबारा से पकड़ने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि
के बाय ही पास में जब डीमंस और गुइशु एकेडमी के डिसाइपल्स फाइट कर रहे होते हैं तो वो डिसाइपल्स अब बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं और मास्टर्स की हालत इतनी खराब हो चुकी होती है कि वो मामूली से सोल्जर्स का मुकाबला तक नहीं कर पा रहे थे। एक सोल्जर तो अपने ही मास्टर के ऊपर चढ़ जाता है जिसकी वजह से वो मास्टर तो उस डिसाइपल को अपने ऊपर से नहीं उतार पाता। और यहाँ पर डायरेक्टर लिन वो भी काफी ज्यादा थका हुआ था। जब वो अपने सामने देखता है तो उसे अपने सामने बड़े बड़े डीमंस दिखाई दे रहे होते हैं जो कि अभी भी उसका रास्ता रोके हुए थे। पर डायरेक्टर लिन हार मानने को तैयार नहीं होता। भले ही वो अकेला बच गया था मगर उसके बावजूद भी वो अभी भी उनसे लड़ने को तैयार था। इतने में हम देखते हैं जैसे ही वो लोग एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं तो डायरेक्टर लिन अपनी सोट से हमला करता है और अचानक से सब कुछ बिल्कुल बदल सा जाता है। सब लोग बिल्कुल एक जगह रुक से गए थे और डायरेक्टर लिन देखता है कि वहां मौजूद डीमंस एक एक करके अपने आप ही नीचे गिरने लगे हैं और जितनी भी एविल स्पिरिट्स थी वो पूरी की पूरी अपने आप ही एलिमिनेट हो गई थी। इतने में डायरेक्टर लिन की नजर वहां पीछे पड़ती है तो उसे वहां पर रेड क्लाउड्स दिखाई देते हैं जिस पर वो समझ जाता है कि डिंगशाओ ने अपना काम कर दिया है और उसने पूरे के पूरे सिटी को इस डीमन अटैक से बचा लिया है। मगर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है डिंगशाओ वो अभी भी पानी के अंदर मौजूद होता है और वो काफी जख्मी था मगर उसके बावजूद भी वो अभी भी होश में था। इतने में उसके अंदर से वही स्पिरिट बीस्ट कहता है कि चलो डिंगशाओ अब तुम्हारी बारी है। मगर वो काफी कमजोर हो चुका था और वो उस इलेक्ट्रिक डीमन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था तो इसीलिए वो स्पिरिट बीस्ट डिंगशाओ से कहता है तुम बेफिक्र हो जाओ, बस तुम होश में रहना, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। ये कहने के बाद वो उस इलेक्ट्रिक ईल को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने लगता है। मगर डिंगशाओ को दिखाई देता है कि उस इलेक्ट्रिक ईल के अंदर जिस एल्डर की स्पिरिट मौजूद थी वो एल्डर असल में उस जगह का एक चीफ हुआ करता था जो कि मरने के बाद एविल स्पिरिट्स के कंट्रोल में आ गया था। और वो डिंगशाओ को बताता है कि मुझे खुद भी सही से याद नहीं कि मैं कब एक स्पिरिट कल्टीवेटर से एक एविल स्पिरिट डीमन बन गया था। मुझे बस इतना याद है कि मुझ पर किसी ने पीछे से हमला किया था और फिर उसके बाद उसने मुझे एविल स्पिरिट में कन्वर्ट कर दिया था। ये कहने के बाद वो उसे एक ब्लैक पेपर स्पेल देता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना। ये कहने के बाद उसकी सोल भी इरेज हो जाती है और डिंगशाओ को जैसे ही होश आता है तो वो देखता है कि वो तो पानी के अंदर है और पानी की गहराइयों में जा रहा है। वो ऊपर आने के लिए अपने हाथ पैर भी मारने की कोशिश करता है मगर उसकी एनर्जी काफी हद तक कंज्यूम हो गई थी और वो काफी वीक भी हो गया था तो इसलिए वो ज्यादा देर तक अपने हाथ पैर नहीं चला पाता और बेहाल होकर सीधा पानी की गहराइयों में जाने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी सांसें भी थमने लगी थी। जैसे ही उसकी आंखें बंद होने लगती हैं तो अचानक उसे दिखाई देता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि बाइशी थी। बाइशी फौरन से नीचे आती है और आते साथ ही डिंगशाओ को पकड़ती है और उसे किस करते हुए उसे ब्रीथ करवाने की कोशिश करती है ताकि उसका हार्ट पंप करता रहे और उसकी सांसें चलती रहे। जैसे ही डिंगशाओ दोबारा से होश में आता है और वो बाइशी को देखता है तो बाइशी फौरन से उसका हाथ पकड़कर फौरन से उसे ऊपर की तरफ ले जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डिंगशाओ एक बिस्तर पर लेटा हुआ होता है और जैसे उसे होश आता है तो वो सबसे पहले मिस बाइशी का नाम पुकारता है मगर उसके सामने मिस लिंगलोंग बैठी हुई थी। वो उससे कहती है शुक्र करो कि बाइशी ने तुम्हें बचा लिया वरना तुम मछलियों का खाना बन जाते। ये कहते हुए वो उसे टच करने की कोशिश करती है तो डिंगशाओ उसका हाथ पकड़कर दूर हटाता है जिस पर मिस लिंगलोंग कहती है तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें टच नहीं कर रही, तुम बुरी तरह से इंजर्ड हो इसीलिए तुम्हें उठने की जरूरत नहीं, बिल्कुल लेटे रहो और आराम करो। मगर डिंगशाओ कहता है कि बस मुझे टच मत करो, मुझे अजीब सा फील होता है। जिस पर मिस लिंगलोंग कहती है तुम तो काफी ओल्ड फैशन लग रहे हो पर मैं भी काफी ज्यादा ओल्ड हूँ और यूँ समझ लो कि मैं भी तुम्हारी मदर की जगह पर हूँ। इतने में बाइशी वहाँ पर आती है तो उसे देखते ही डिंगशाओ उठकर बैठने की कोशिश करता है मगर बाइशी उसे कहती है तुम्हें आराम करना चाहिए, मिस लिंगलोंग तुम्हारा ट्रीटमेंट कर रही है तो वो जैसा कहती है वैसा करते जाओ। पर डिंगशाओ कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहने की देर थी कि उसके मुंह से खून निकल आता है। ये देखते ही मिस लिंगलोंग कहती है देखा तुमने, मैं इसीलिए तुम्हें कह रही थी कि सीधे लेटे रहो और कोई मूवमेंट मत करो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर तुम्हें कोई भी ट्रीट नहीं कर सकता। ये कहने के बाद वो उसे दोबारा से ट्रीट करती है और उसकी पीठ पे मौजूद जितने भी एक्यूपंक्चर्स होते हैं वो उन्हें क्लिक करते हुए फिर से उसके ब्लड फ्लो को मेंटेन करती है और अच्छी तरह से उसकी मेरिडियंस को भी हील करना शुरू कर देती है और कहती है
कि तुम्हारी हड्डियां टूटी हुई हैं और तुम्हें काफी ज्यादा इंटरनल इंजरीज भी हुई है। बेहतर यही है कि तुम अपने स्पिरिट पावर पर ज्यादा फोर्स मत लगाया करो। अगर तुम्हारी स्पिरिट ने पूरा शेप ले लिया होता तो मुझे लगता है तुम्हारा फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होता। मगर डिंगशो कहता है कि आप तो कुछ जानते ही नहीं। जिस पर मिस लिंगलोंग कहती है तुम अब भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुमने मोनार्च लेवल के स्पिरिट बीस्ट को हराकर खुद को प्रूव किया है कि तुम वाकई में बाकी सब लोगों से अलग हो। ये कहने के बाद वो उसे पलटकर अब उसकी बॉडी को फ्रंट साइड से हील करना शुरू करती है और वहां मौजूद लिक्विड को लेकर उसके चेस्ट पर लगाते हुए सीधा नीचे की तरफ ले जाती है और जैसे ही उस ब्लड को एक्टिवेट करती है तो हमें डिंग चाओ को थोड़ा सा तकलीफ महसूस होते हुए दिखाया जाता है। अचानक से उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और मिस लिंग लॉन्ग वो बाइशी से कहती है तुम थोड़ा दूर होकर खड़ी हो जाओ। यहाँ पर डिंग चाओ को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी और वो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है, मगर उसके बावजूद भी वो लोग उसकी हेल्प नहीं करते। वो लोग जानते थे कि वो उसे किस तरह हील कर सकते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डिंग चाओ वो बिल्कुल ठीक हो चुका होता है और अपने कपड़े पहनने के बाद वो वहां से बाहर जाने लगता है तो बाइशी उसे रोकती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं अभी अपनी सिस्टर को बचाने के लिए जा रहा हूँ, पर बाइशी उसे मना करती है कि तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, अभी तो तुम ठीक हुए हो और तुम्हें थोड़ा सा आराम करना चाहिए ताकि तुम पूरी तरह से रिकवर कर जाओ और तुम्हारी इंजरीज भी पूरी तरह से ठीक हो जाएं। मुझे बताओ कि तुम्हें लिंगर के बारे में क्या पता चला है। तो डिंगशो कहता है कि मुझे फिर से वही ब्लैक वाटर तिलिस्मान मिला है। इसका मतलब ये है कि ये सिचुएशन भी सेम उसी बंदे ने ही क्रिएट की है। जब वो अपनी एकेडमी में वापस आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर सारे ही डिसाइपल्स एक लाइन में खड़े हुए हैं और वहाँ मौजूद एक एल्डर सब लोगों को ये बता रहा होता है कि किस वॉरियर ने कितने डीमंस को मारा है और उसे क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है। वो किसी के बारे में कहता है कि फला बंदे ने 20 डीमंस को मारा है तो उसका रिवॉर्ड इतना होगा, जिसने 50 को मारा है तो उसका रिवॉर्ड इतना होगा। इतने में वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर डिंगशो भी खड़ा हुआ है, जबकि डिंगशो वो मिस बाई से कहता है कि तो मिस बाई उसे बताती है कि इन लोगों ने डीमंस के खिलाफ जंग लड़ी है और जिन लोगों ने भी अच्छा परफॉर्म किया है उन लोगों को रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं। ये सुनकर डिंगशो को गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये लोग इस तरह की सिचुएशन में इस तरह की सेरेमनी को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मगर वो लड़की उसे बताती है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, असल में तुम्हें बेहोश हुए तकरीबन 3 दिन गुजर चुके हैं। ये सुनकर डिंगशो भी थोड़ा सा सरप्राइज होता है कि 3 दिन गुजर गए। वो फौरन से उस एकेडमी की तरफ जाता है तो सारे लोग उसे देखते ही फौरन से रास्ता क्लियर करते हैं और डिंगशो जैसे ही वहां से अंदर की तरफ जाने लगता है तो वहां मौजूद मास्टर अनाउंस करता है कि डिंगशो ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है और उसने 1000 से भी ज्यादा डीमंस को मार दिया है, इसीलिए वो सबसे पहली पोजीशन पर आया है और उसे सबसे बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। मगर डिंगशो उन लोगों को इग्नोर करते हुए फौरन से दरवाजा खोलकर अंदर जाने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि अंदर तो सारे ही मास्टर पहले ही मौजूद हैं और वो उन लोगों से कहता है कि ये तिलिस्मान मुझे उस इलेक्ट्रिक ईल की बॉडी से मिला है। उस इलेक्ट्रिक ईल को असल में किसी न किसी शख्स ने एविल स्पिरिट में कन्वर्ट करके एक डीमन में कन्वर्ट कर दिया था। उस इलेक्ट्रिक चीफ एल्डर ने मुझे बताया था कि वो शख्स जो कोई भी था उसने इस तिलिस्मान के जरिए उसे कंट्रोल करने की कोशिश की थी। इतना कहने के बाद सामने मौजूद एल्डर उससे वो ब्लैक पेपर स्पेल लेकर देखता है और कहता है कि क्या तुम वाकई में सच कह रहे हो। तो डिंगशो कहता है कि हाँ, सबसे पहले जाओ गू के बारे में भी मैं यही जानता था कि वो किसी की वजह से कंट्रोल हुआ है और उसके बाद मिस बाइशी की मदर भी इसी पेपर स्पेल के कंट्रोल में थी और अब वो विलेज चीफ वो भी इसी के कंट्रोल में था और मेरी सिस्टर वो भी इसी पेपर के कंट्रोल में है और वो पता नहीं कहाँ है। मुझे उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। मैं अपनी सिस्टर को उस शख्स का निशाना बनने नहीं दूंगा, इसीलिए मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ कि मुझे इस पेपर की सच्चाई के बारे में बताइए। मैं इसके लिए आपका एहसानमंद रहूंगा। मगर वो लोग उसे इस पेपर के बारे में कुछ भी नहीं बताते, जिस पर डिंगशो कहता है कि अगर ऐसा ही है तो फिर ठीक है, मैं खुद ही सच्चाई का पता लगा लूंगा। ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है तो मास्टर लिन कहता है कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, तुम जो कुछ समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं। हमें एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा, उसके बाद ही हम लोग कोई एक्शन ले सकते हैं। पर डिंगशो कहता है कि मैं इतना ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, मैं अपनी सिस्टर को बचाने के लिए जा रहा हूँ। मगर वहाँ पे मौजूद दूसरा एल्डर उससे कहता है कि डिंगशो तुम गुइबू डिवीजन के डिसाइपल हो, इसलिए तुम्हें अपने मास्टर के हर ऑर्डर को फॉलो करना होगा। मगर डिंगशो उसे इग्नोर करके जैसे अपना एक कदम आगे बढ़ाता है तो पीछे से वो एल्डर उसे चिल्लाते हुए रोकता है और कहता है कि अगर तुमने यहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम हमारे इस सेक्ट की बहुत ज्यादा इंसल्ट करोगे और तुम जो कुछ भी करोगे उसकी वजह से
हमारे सेक को मुसीबत में डालोगे। ये सुनने के बाद डिंगशाओ रुक जाता है और पीछे पलटकर उन लोगों की तरफ देखता है तो वो लोग भी चुप हो जाते हैं, मगर डिंगशाओ फौरन से अपने शोल्डर में मौजूद अपनी गुइशु एकेडमी का वो बैंड उतारकर फौरन से उन लोगों के सामने फेंक देता है, जिसके बाद से वो अब अपने आप को गुइशु एकेडमी से बिल्कुल अलग कर लेता है और उन लोगों से कहता है कि आज से मेरा तुम लोगों की एकेडमी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये कहते ही वो वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो एल्डर कहता है कि सारे ही डिसाइपल्स फौरन से इसका रास्ता रोको और इसे यहाँ से जाने मत देना। ये सुनते ही वो सारे के सारे डिसाइपल्स उसका रास्ता रोकने के लिए उसके सामने खड़े हो जाते हैं और अपनी सोर्ड भी बाहर निकाल लेते हैं। ये देखकर डिंगशाओ गुस्से में कहता है कि अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो मेरे सामने से हट जाओ, वरना तुम सब मरोगे। डिंगशाओ का गुस्सा देखकर वो सब लोग इतने डर गए थे कि उनमें से कोई भी हिम्मत नहीं करता और ना ही आगे आता है। वो लोग उसे चुपचाप आगे बढ़ने का रास्ता देते हैं। इतने में डायरेक्टर लिन वो फौरन से बाहर आता है और कहता है कि डिंगशाओ प्लीज ये सब मत करो, तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे हो। हम लोग लिंगर को बचाने के लिए जरूर जाएंगे, मगर ये सही टाइम नहीं है। और दूसरी तरफ वो दूसरा एल्डर भी आ जाता है और कहता है कि इस लड़के ने हमारे सेक की इंसल्ट की है, इसलिए ये किसी सूरत यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए। ये सुनने के बाद वो सारे के सारे डिसाइपल दोबारा से इकट्ठे हो जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेरने के बाद एक दूसरे की तरफ देखते हैं, मगर इस बार ऑर्डर बिल्कुल क्लियर था कि उन्हें डिंगशाओ को मारना है। इसीलिए वो लोग उसकी तरफ जैसे आगे बढ़ते हैं तो डिंगशाओ फौरन से अपने स्पिरिट बीस्ट को समन करता है। तो वहां पर एक बड़ा सा पंजा अपीयर होता है जो कि सब लोगों को उठाकर दूर फेंक देता है और हमें उसके स्पिरिट बीस्ट को पहली मर्तबा सामने दिखाया जाता है कि वो बीस्ट अपने शिप में आने लगा था और उन लोगों के सामने आकर बहुत ही जोर से धारता है, जिस पर वो दूसरा एल्डर कहता है कि अच्छा तो ये बात है, मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी गद्दारी की सजा तुम्हें देकर रहूंगा।